हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 के लेक्चर नंबर 9 में लंबी या आदर्श परिनालिका के बारे में। परिनालिका से आशय क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तार है, ये तार मैंने इस पे यूं लपेटना शुरू कर दिया और ये घेरे अगर हमने एकदम पास पास रखे हों और घेरों की संख्या बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो इस तरह की ये जो व्यवस्था है अब ये कहलाती है परिनालिका। ये घेरे पास पास में होने चाहिए। घेरे दूर दूर होंगे तो इसको परिनालिका नहीं बोलते हैं। हमारे सिलेबस में परिनालिका के घेरे एकदम पास पास में है। ये जो व्यवस्था है ना, तार ऐसे स्प्रिंग की तरह आपने रखा हुआ है, ये व्यवस्था कहलाती है परिनालिका। ये जो आपको परिनालिका दिख रही है, ये जो तार की व्यवस्था दिख रही है, ये सीमित लंबाई वाली है और परिनालिका बहुत अधिक लंबाई की भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में जो परिनालिका है वो लंबी है, उसकी लंबाई बहुत अधिक है। आइए करते हैं शुरुआत। तो परिनालिका का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में इसमें किया जाता है एमआरआई मशीन में। एमआरआई मशीन में ये जो स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे करके एक स्प्रिंग के रूप में इस तरह की एक आदर्श परिनालिका लगी होती है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और एमआरआई मशीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिनालिकाएं आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगी। इस तरह से आप परिनालिकाएं देख सकते हैं। ये भी एक परिनालिका है, ये भी एक परिनालिका है। आदर्श परिनालिका में ये घेरे बिल्कुल पास पास में होंगे। इनमें तो घेरे अभी भी थोड़े दूर दूर हैं और पास पास में घेरे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं परिमित परिनालिका की। परिमित परिनालिका मैंने यहां बना रखी है। ये जो है सीमित लंबाई वाली है, यानी कि ये एक परिमित परिनालिका है। अब इस परिमित परिनालिका के एक खंड को आपने यहां विस्तारित करके दिखा रखा है। परिनालिका को बीच में से आपने काट दिया। काटने के बाद का डायग्राम यहां दिखा रखा है। परिनालिका का ऊपर का जो ये सिरा है, इसमें से धारा की दिशा आपको ऐसे दिखानी है, बोर्ड के तल से बाहर की ओर, और फिर ये धारा इसमें ऐसे अंदर, यहां से धारा बाहर, इसमें धारा अंदर, धारा बाहर, धारा अंदर, ऐसे करके परिनालिका में धारा की व्यवस्था थी। आपने बीच में से उसे काट दिया है। अब जहां धारा बाहर है वहां आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा रखिए तो अंगुलियां ऐसे घूमेगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से बनेगी। यहां चित्र में दर्शा रखा है। ऐसे ही अगले तार के इस खंड के लिए धारा की दिशा इधर बाहर की तरफ है, तो आपके दाहिने हाथ की अंगुलियां अंदर ऐसे घूमी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आपने दर्शा दी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र यहां जो बन रहा होगा, एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है और दूसरे के कारण नीचे, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहां निरस्त होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। ये व्यवस्था यहां भी दिखाई देगी। ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर नीचे निरस्त, ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर नीचे निरस्त, ये चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया निरस्त। यानी कि अगर ये घेरे पास पास में रख रखे हैं आपने, तो यहां इन तारों के बीच का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो नष्ट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये बात हमने अपने नोट्स में लिख ली है। अच्छा, अब यहां जो धारा की दिशा है, तार से ऐसे व्यवस्था बनी हुई है, धारा की दिशा यहां अंदर है। अंदर है तो आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर की तरफ रखिए, अंगुलियां यूं घूमेगी। अंगुलियां यूं घूमी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की व्यवस्था आपको दिखाई देगी। ऐसे ही इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपने बना दी। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें व्यवस्था देखिए, आसपास का ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देगा। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। क्या ये व्यवस्था यहां भी बन रही है? एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर, अगले की नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास परिमित परिनालिका है तो तारों के बीच का ये वाला चुंबकीय क्षेत्र तो गया। अब यहां देखते हैं इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की व्यवस्था कैसी होगी। आपने ये तार के लिए अंगूठा ऐसे रखा और आपने चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे दर्शाई, तो ये इनकी दिशा ऐसे। ऐसे ही यहां जो धारा अंदर है उसके लिए आपने अंगूठा ऐसे रखा, अंगुलियां ऐसे घूमी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर आ गई।
यानी कि इस मध्यवर्ती स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वाले, ये जो आपने डॉट वाली धारा दिखा रखी है इसके कारण और इस क्रॉस वाली धारा के कारण, यानी कि जुड़ेगा, एक ही तरफ आएगा। तो आपको इस मध्यवर्ती स्थान में तो अच्छा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, इन तारों के मध्य का चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा। और परिनालिका के ठीक बाहर मान लो इस बिंदु पर अध्ययन करना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र आप लगभग 0 बता सकते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ा दूर से घूम के आएंगी, एकदम परिनालिका के पास से चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं आती है। तो यहां एकदम पास में चुंबकीय क्षेत्र लगभग आप क्या ले लेंगे, परिनालिका के बाहर 0 ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात। हमने बाह्य भाग पर चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल दिखाना है, यहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल दिखा दिया। ये बात मैं फिर से समझा देता हूं। परिनालिका बना के हमने एक तार लिया, ऐसे करके हमने एक परिनालिका बनाई। इस परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहां जो ये काले कलर का पेन है इस हिस्से में तो अच्छा भला चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा, और यहां परिनालिका के ठीक बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही दुर्बल होगा। गणना करने के लिए हम उसे 0 ले लेंगे। यहां भी चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 होगा, बाहर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जितना भी चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा वो इस काले वाले पेन के अनुदिश मिलेगा, यहां मिलेगा ये वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात। इसमें कोई बात अगर आपको डाउट हो, कुछ मुश्किल हो तो पूछिए। वैसे नोट्स हमने लिख लिए हैं। परिनालिका के अंतः भाग के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बड़ी सुंदर बात है, चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। इसका मतलब अगर यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ही होगी। अंतः भाग के मध्य में अगर आप देखें तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, प्रबल है और परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है। जैसे यूं परिनालिका हमने अगर बना रखी हो तो उसकी अक्ष के अनुदिश आया वो चुंबकीय क्षेत्र, समरूप आया और बहुत ही प्रबल आया, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र इन अवयवों के कारण यहां जुड़ रहा था, इसलिए प्रबल हो गया। तो ये चर्चा हमने की परिमित परिनालिका के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में जो परिनालिका है वो है अपरिमित, अनंत लंबाई की या बहुत अधिक लंबाई की परिनालिका के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो हेडिंग लगाइए कॉपी में, आदर्श या लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका से तात्पर्य ये है कि परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है। जैसे मान लो आपने ऐसी परिनालिका बनाना शुरू किया, आपने त्रिज्या जो भी रखी उसकी तुलना में अगर आपने इसकी लंबाई बहुत ज्यादा रख दी तो आप बोलेंगे एक ऐसी परिनालिका है, आदर्श परिनालिका है। परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल आकार में लिपटा होता है और प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे से काफी सटा होता है। ये बात हम कई बार देख चुके हैं। जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें तार एकदम निकट निकट सटे हुए हैं। आप ये वाली व्यवस्थाएं देखिए, इन सब में जो तार है वो एकदम निकट निकट सटे हुए हैं, इसमें तार निकट सटे हुए नहीं है। फर्क समझाने के लिए 2 डायग्राम अलग अलग बना रखे हैं। ये परिनालिका हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इस तरह की परिनालिकाएं हैं जिनमें तार एकदम निकट निकट सटे हुए हों। ये वाली परिनालिका जिसमें तार हो एकदम पास पास, इनके प्रत्येक फेरे को एक वृत्ताकार पाश मान सकते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आप सब पतंग उड़ाते होंगे, आप यहां जो धागा है उसको ऐसा मान सकते हैं कि ये जो धागा है ये तार है ना। क्या यहां घेरे पास पास लिपटे हुए होते हैं? इसमें क्या इसमें घेरे पास पास लिपटे हुए हैं? अच्छा बताओ, ये परिमित परिनालिका है या अपरिमित परिनालिका? शाबाश, ये परिमित परिनालिका है, क्योंकि जो त्रिज्या है उसकी तुलना में अगर आप लंबाई देखें तो लंबाई बहुत अधिक नहीं है। जो त्रिज्या है और जो लंबाई है, अगर ऐसा होता कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती त्रिज्या की तुलना में तो आप इसे क्या नाम दे देते? आदर्श परिनालिका। ठीक है, इतनी बात। अब इनका कहना है कि परिनालिका में ये जो तार है इनके प्रत्येक फेरे को एक वृत्ताकार पाश मान लो। आपने यहां जो धागा लपेट रखा है, क्या वो धागे के इसमें वृत्ताकार पाश बनते हैं? आपको तो ये बात पता है, यहां धागे के वृत्ताकार पाश बना करते हैं।
परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होता है। जैसे ये एक फेरा है, इसके कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र यहां बनेगा, फिर अगले फेरे के कारण बनेगा, अगले के कारण बनेगा। इन सारे चुंबकीय क्षेत्रों का हमें क्या करना है, योग करना है। वो कुल योग परिनालिका के द्वारा उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र हमें देगा। परिनालिका पर लपेटने के लिए इनेमलित तारों का उपयोग किया जाता है। इनेमलित तारों से मतलब यह है कि तार पर प्लास्टिक का या कोई ऐसा पेंट किया जाता है जो विद्युत रोधी होता है, या तो प्लास्टिक का कवर होगा तार पर, क्योंकि अगर आपने सीधे कॉपर के तार लपेट दिए बिना इनेमलित किए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। जैसे ये इनेमलित तार है, इस पे प्लास्टिक लगा हुआ है, आप अगर इसके घेरे बनाएं तो आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये घेरे एकदम पास पास में रह सकते हैं। आप अगर इसका प्लास्टिक कवर हटा दे तार का तो फिर ये तार शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर पास पास में घेरे बना के रखेंगे तो अपन। ठीक है, हमें याद रखना है हमें कौन से तार काम में लेने हैं, इनेमलित तारों का ही उपयोग करना है, ताकि फेरे एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें, विद्युत रोधी रहें। ओके, अब हम आदर्श अथवा लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक स्थापित करने वाले हैं। तो अगली स्क्रीन पर आ जाते हैं। मान लीजिए आपने एक लंबी परिनालिका ली, ऐसे इस परिनालिका की लंबाई L जो है और इस परिनालिका की त्रिज्या R जो है, उनमें तुलना करें तो L का मान R से बहुत बड़ा है, तो ये आदर्श लंबी परिनालिका है। आपने इसमें धारा I दर्शा रखी है और आप इस परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। यहां धारा जा रही होगी अंदर, फिर यहां से होके इस टुकड़े से धारा आ रही होगी बाहर। तो ये व्यवस्था एक बार हम बना लेते हैं। ये घेरे वैसे तो पास पास में होते हैं, वो समझाने के लिए हमने थोड़े दूर दूर बनाए हैं। तो ये ऊपर वाले कुछ तार को हमने दिखा दिए, हमने परिनालिका को बीच में से काटा है। फिर याद दिला दूं, ये परिनालिका थी, आपने इसको ऐसे बीच में से काट दिया, ये सामने वाला हिस्सा फेंक दिया। अब जो आधा हिस्सा बचा, उनमें ऊपर वाले तारों में धारा की दिशा आपने अंदर दिखा रखी है, और नीचे जो तार होंगे उनमें धारा की दिशा कहां आएगी, बाहर। अब इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, हम जानते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ आने वाला है। ऐसे ही इस धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इधर आना है, इस धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी हमने इधर दिखा दिया। इस वाली धारा जो बाहर आ रही है, इसके लिए दाहिने हाथ का अंगूठा यूं रखा तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, इस धारा के लिए भी ऐसे, इधर अंगूठा रखा तो उंगलियां ऐसे घूमेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश इधर ही आना है। हम पहले सीख चुके हैं कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना मानते हैं, हम तो लगभग 0 मानते हैं। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 लेते हैं, नगण्य लेते हैं। इन तारों के बीच का चुंबकीय क्षेत्र भी हम क्या लेते हैं, नगण्य। कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र आदर्श लंबी परिनालिका में केवल इसकी अक्ष के अनुदिश आएगा, वो प्रबल होगा और वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि समरूप होगा, उसका मान सब जगह समान होगा। अब गणना करने के लिए आप एम्पियर का एक पाश चुन लीजिए। यहां आप अपने मन में एक एम्पियर पाश चुनिए। एम्पियर का जो पाश हमने चुना, इस पाश में मान लो आपने तीर का चिन्ह इधर दिखा रखा है ऐसे। अब आप लगाइए एम्पियर का नियम। आपको एम्पियर का नियम याद है भी, पिछले वीडियोस अगर आपने ध्यान से देखे हों तो हम एम्पियर का नियम स्थायी यानी कि नियत विद्युत धारा के लिए पढ़ चुके हैं। ये जो आई है ये नियत विद्युत धारा है, इसका मान समय के साथ बदल नहीं रहा। एम्पियर का नियम ये कहता था V सदिश डॉट dl सदिश एक पूरे बंद पाश के लिए समाकलन करें तो आता था म्यू0 टाइम्स I एनक्लोज्ड। पाश द्वारा परिबद्ध धारा काम में ली जाती थी। ये सब बातें हम देख चुके हैं। तो एम्पियर का नियम यहां लगाएं तो
तो मान लीजिए कि ये वाली लंबाई आपने L ले रखी है इतनी। अगर इतने हिस्से पर एम्पियर का नियम लगाएं यहां से लेके यहां तक, तो देखिए B सदिश इधर है, डॉट dl करना है तो ये लंबाई है हमारे पास L और cos 0 डिग्री। अदिश गुणन में cos थीटा आता है B L cos 0 डिग्री, क्योंकि B सदिश और L सदिश की दिशा समान है। प्लस अगले हिस्से के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इस हिस्से के लिए कैलकुलेशन करने जाएं तो क्या L सदिश और B सदिश परस्पर लंबवत है? L सदिश यहां है, B सदिश यहां है, दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन कितना होता है? 0, यानी कि ये हिस्सा तो गया। फिर हम अगले इस हिस्से की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं यहां के लिए। इस हिस्से की कैलकुलेशन करने जाएं तो यहां लंबाई तो L है, लेकिन यहां पर तो B उपस्थित ही नहीं है, तो ये पद भी गया। अगला कैलकुलेशन का डेटा देखते हैं। इस हिस्से के लिए गणना करने आ रहे हैं तो हमें पता है कि B सदिश और L सदिश परस्पर क्या है? लंबवत। B सदिश इस दिशा में है और L सदिश उसके लंबवत है, तो दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन आता है 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब हमें यहां रखनी है इस पाश में कितनी धारा समाहित है। हम ये गणना करने के लिए यहां एक राशि मान लेते हैं जिसे मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है घेरों की संख्या बटा लंबाई, परिनालिका की लंबाई। परिनालिका में बहुत सारे घेरे बने होते हैं, जैसे इससे आप एक बार देख लें, यहां घेरों की कुछ संख्या होगी बटा इस परिनालिका की लंबाई, ये क्या कहलाता है? स्मॉल n। तो अगर घेरों की संख्या निकालनी हो इस सूत्र के हिसाब से तो स्मॉल n को किससे गुणा कर दें? लंबाई से। अभी हमने जो लंबाई यहां पर काम में ले रखी है वो कितनी काम में ले रखी है? L लंबाई काम में ले रखी है, तो घेरों की संख्या आएगी आपकी n L, घेरों की संख्या आएगी n इंटू L, और प्रत्येक घेरे में धारा कितनी थी? I। ये आ गया आपका I एनक्लोज्ड का मान। घेरों की संख्या आएगी n इंटू लंबाई, इतने तो घेरे हैं, और इसमें प्रत्येक घेरे में धारा कितनी है? I। जैसे अगर मैं आपको परिनालिका बना के बताऊं, इस तार में अगर I धारा हो तो प्रत्येक घेरे में धारा कितनी है? I। ठीक है, इतनी बात, इसलिए हमने यहां रख दिया ये वाला मान। अब गणना को आगे बढ़ाते हैं। cos 0 डिग्री 1 होता है तो BL इंटू 1, ये मान हम सबको पता है 1 हुआ करता है। ये सारे शून्य छोड़ दिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट n L I। देखिए L यहां भी है, L यहां भी है, इनको निरस्त करा दीजिए, आपको B का मान प्राप्त हो गया म्यू नॉट n I। इसमें B है अक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आदर्श परिनालिका की चर्चा चल रही है। म्यू नॉट हम पहले पढ़ चुके हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और ये जो n है ये है प्रति इकाई लंबाई में घेरों की संख्या। आप चाहें तो ये बात मैं फिर से लिख देता हूं, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। ये ज्यादातर सवालों में आपको दी जाती है, सवाल के अंदर ये डेटा होता है। और I क्या है? नियत विद्युत धारा। ये I है नियत विद्युत धारा। तो हमें एक मान प्राप्त हो गया। अगर लंबी आदर्श परिनालिका हो तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी लेनी है? म्यू नॉट n I। अब हमने अभी तो इस परिनालिका के अंदर मान रखा था निर्वात, या हवा भी मान सकते हैं। यदि परिनालिका के अंदर कोई माध्यम भर दिया जाए तो B डैश का मान हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n I। ये म्यू आर का मान उस माध्यम के लिए आपको प्रश्न में दिया जाएगा। इस म्यू नॉट म्यू आर को किताबें बाद में म्यू भी लिख देंगी तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू n I।
याद रखिएगा, परिनालिका में निर्वात हो तो ये वाला सूत्र काम आता है। परिनालिका के भीतर अगर कोई माध्यम भर दिया जाए निर्वात की बजाय और माध्यम का म्यू आर आपको दे दिया जाए तो फिर सूत्र में यहां म्यू आर भी उपस्थित होगा। ये चर्चा हो गई हमारी आदर्श लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए अथवा इसे लिखिए, और इसके अगले पेज पर इसकी एनसीईआरटी की थ्योरी को भी बहुत व्यवस्थित रूप से मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो पहले ये लिखिए, फिर वो एनसीईआरटी की थ्योरी हम ले आते हैं। लिख लिया भाई, ये रही एनसीईआरटी की सारी थ्योरी। आदर्श लंबी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हम कितना ले लेते हैं, 0। परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के क्या होता है, समांतर। देखिए हमने डेरिवेशन में चुंबकीय क्षेत्र क्या लिया है, अक्ष के समांतर लिया। हर बिंदु पर अक्ष के समांतर है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही आएगा, परिनालिका की अक्ष के समांतर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना ले लेना है, 0। ये देखिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0, ये देखिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। फिर एम्पियर का नियम लगाया, एम्पियर का नियम लगा के हमने B का मान प्राप्त कर लेना है। B का जो मान आएगा आप देखेंगे यहां H से H कट जाएगा, आप H ले लो, L ले लो, ये जो दूरी है इन्होंने H ली है, आप भले L ले लो, मान वही आना जो आना है। इससे हल करने के बाद B का मान आ गया μ0 N I। ठीक है ये बात। इसमें कहीं किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे ऑसम।